बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की डील की कहानी अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है? क्या सबूत होने के बावजूद पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा या पाकिस्तान को करना चाहिए? आखिर क्यों भारत के मामले में पाकिस्तान की हर पॉलिसी डिफेंसिव पॉलिसी है, आखिर पाकिस्तान ऑफेंसिव पॉलिसी क्यों इख्तियार नहीं करता? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 5 स्टार जनरल का एजाजी ओहदा दे दिया गया है और एक पुरवकार तकरीब ईवान सदर में हुई जिसमें उनको एक बैटन ऑफ फील्ड मार्शल उनको बाकायदा तौर पर अता की गई। कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं और जिस तरीके से ये बैटन उनको कमांड एक तरह से सौंपी गई, ये एजाज उनको दिया गया, उसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल ये था कि क्या आर्मी चीफ यानी अब जो फील्ड मार्शल साहब हैं ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून के फील्ड मार्शल हैं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के फील्ड मार्शल हैं? ये जो मौजूदा सो कॉल्ड कठपुतली सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्या जनरल आसिम मुनीर सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करते हैं? जहां जहां इन सूबाई हुकूमतें हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज की, क्या सिर्फ आसिम मुनीर उन्हीं के आर्मी चीफ हैं, उन्हीं के फील्ड मार्शल हैं, या वो पूरे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं? तो बदकिस्मती के साथ ये तासुर बहुत गहरा हो गया है, क्योंकि इस तकरीब की सबसे खास बात यह थी कि इस तकरीब में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा थी, हुकूमतों का हिस्सा थी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मिसिंग थी तो वो तहरीक इंसाफ मिसिंग थी। हर प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आपको ये नजर आएगा कि जहां पर कौमी इत्तेफाक राय का रिफ्लेक्शन होना चाहिए वहां पर तहरीक इंसाफ को माइनस कर दिया जाता है, दीवार के साथ लगा दिया जाता है। इस तकरीब में भी तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं थी। अली अमीन गंडापुर आपको पसंद है या नहीं? आपको तहरीक इंसाफ काबिल कबूल है या नहीं? बहरहाल वो एक सूबे के एग्जेक्टिव हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, जिसके वजूद को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो एक बड़ा एक बैड मैसेज गया है कि ये जितना निज़ाम चलेगा, ये जितने ओहदे इजाजी तौर पर बांटे जाएंगे या सताइश के तौर पर या मेरिट के तौर पर दिए जाएंगे, इन तमाम तकरीबात में तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं होगी। अगर तहरीक इंसाफ मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर केपीके को इनवाइट किया था या पीटीआई की क़यादत को इनवाइट किया था और उन्होंने खुद से इस चीज का बायकॉट किया, तो ये तहरीक इंसाफ ने भी एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट किया है। तहरीक इंसाफ को भी कौमी इश्यूज के ऊपर रियासत के साथ खड़े होना चाहिए। आपको आसिम मुनीर पसंद हैं या नहीं है, उनकी पॉलिसीज के ऊपर इख्तलाफ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि आया वाकई चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को इनवाइट किया गया था या उनको इनवाइट नहीं किया गया था। और अगर नहीं किया गया था तो मेरा ख्याल है कि ये खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को एक बहुत बुरा मैसेज किया है और उन तमाम लोगों को जिन्होंने करोड़ों की तादाद में तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, उनके लिए भी एक बहुत नेगेटिव मैसेज गया है। अब यहाँ पर यही आसिम मुनीर साहब का सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको अपने आप को ये शो करना है कि वो स्टेट्समैन हैं, वो अक्रॉस दी बोर्ड, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, तमाम पाकिस्तानियों के, तमाम सूबों में बसने वाले पाकिस्तानियों के, तमाम माइनॉरिटीज के, हर तबके के वो आर्मी चीफ हैं, हर तबके के वो फील्ड मार्शल हैं। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल माफिया के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये जो बदकिस्मती के साथ जो तस्वीर बोल रही है
کہ ایک نیکسس ہے, ایک گٹھ جوڑ ہے ایک مافیا کا, ایک جس کو سپریم کورٹ نے کسی زمانے میں سسیلین مافیا کہا تھا, کبھی کسی کو گاڈ فادر کہا گیا تھا. تو تصویر کوئی اچھی پینٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, آپ کو سوٹ کرتے ہیں, آپ بالکل ان کے ساتھ فوٹو سیشن کریں, لیکن پریکٹیکلی ایک عام پاکستانی اس بات کو ضرور محسوس کرتا ہے کہ کم سے کم آپ اپنے آپ کو پارٹی باعث مت بنائیے, اپنی جو پرسنل سکور شٹل ہے وہ نہ کیجیے. اب ایک طرف تو تحریک انصاف اس تقریب سے مائنس ہے, دوسری طرف دو ایکسٹریمز چل رہی ہیں. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب عید سے پہلے یا عید کے فوراً بعد وہ جیل سے باہر آ رہے ہیں, اور ایک دوسرا طبقہ یہ ہے کہ جناب اب کہانی ختم ہے, یہ جو مارکا پاکستان کی فوج نے سر کر لی ہے, جو پاپولیرٹی جنرل عاصم منیر نے ارن کر لی ہے, پاکستان کی فوج اور امیج انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اندر, لوکل پالیٹکس کے اندر اب ان کی پوزیشن بہت سٹیبل ہے, اور اب انہیں عمران خان صاحب کی ضرورت نہیں ہے, اور انہیں عمران خان کا کوئی ٹینشن, کوئی بھار, کوئی پرابلم نہیں ہے. اب وہ سکور شٹل کریں گے, اب وہ تمام کام کریں گے جو وہ پہلے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ان پاپولر تھے, وہ کمزور تھے. تو اب عمران خان صاحب کی پارٹی, عمران خان صاحب ختم شد, کہانی ختم, معاملہ ختم. تو یہ ایک دوسری ایک ایکسٹریم ہے. دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ 4 دن کی خوشیاں ہیں, یہ 4 دن کی پاپولیرٹی ہے, انہوں نے اپنے کرتوت نہیں بدلنے, انہوں نے اپنی اسٹریٹجیز کو ریوائز نہیں کرنا. یہ بھارت کی وجہ سے اور مودی کا شکریہ ادا کریں کہ ان کو ایک نئی لائف لائن مل گئی ہے, لیکن یہ لائف لائن لانگ ٹرم نہیں ہے, اور ابھی بھی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ختم نہیں ہوئی. جب تک عمران خان کا ووٹر زندہ ہے, اس کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, تب تک اس کی پاپولیرٹی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس وقت کو استعمال کر کے سیز فائر کر لے. جس طریقے سے وہ بھارت کے ساتھ سیز فائر کر رہے ہیں, ویسے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی سیز فائر کر لیں, اور یہ مل کر ہی چلنا پڑے گا. اگر جنرل باجوہ ایکسٹینشن عمران خان سے ووٹ لینے کے باوجود, وہ تو پھر اپوزیشن نے بھی سپورٹ کیا, اگر وہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ عمران خان کے سگے ثابت نہیں ہوئے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو جتنا مرضی شہباز شریف اور زرداری ان کے پاؤں پکڑ لیں, ان کی خوشامد کریں, ان کو تمغے دیں, ان کو میڈل دیں, یہ بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ زیادہ دیر تک چل پائیں. قدرت کا اپنا ایک نظام ہے, جو انسان پلان بناتا ہے ضروری نہیں کہ وہ 100% ان پلانز کے مطابق چیزیں چلیں. بہرحال یہ تو ہے اب دو ایکسٹریمز کا اوپینین. ایک تیسرا ایشو جو اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے, اور بڑا ایک سیریس نوٹ کے اوپر چل رہا ہے. ہم ہر روز ایک پریس کانفرنس سنتے ہیں, اور اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے اور ہم بلیو کرتے ہیں, اور ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر بھی آتا ہے کہ بھارت کس طریقے سے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے. پہلے ہم فتنہ الخوارج کی اصطلاح استعمال کرتے تھے, اب ہم فتنہ الہندوستان کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جب سے بھارت نے 10 مئی کا ایپیسوڈ کیا ہے, اس وقت سے ہماری ایک پالیسی کے اندر ایک بہت بڑا ایک شفٹ آیا, چینج آئی ہے. لیکن یہ جو شفٹ اور چینج آئی ہے, اب ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ خضدار کے اندر جو بس تھی اس کے اوپر بھارت کے ٹیررسٹ گروپس نے اٹیک کیا ہے, اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہو رہا ہے بھارت سے بیٹھ کر. ہمارے پاس ثبوت ہیں, فیکٹس ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کرتے. دوسری جانب مودی سرکار ہے, وہ الیکشن جیتنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے, خود حملہ کرواتا ہے, خود لوگوں کو مارتا ہے, مارنے کا الزام پاکستان پر لگاتا ہے, اور پھر الزام لگانے کے بعد وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے. ایک بار نہیں کرتا, متعدد بات کرتا ہے. اور اب تو اس نے حد کر دی کہ اس نے مرید کے کو اٹیک کر دیا, اس نے احمد پور شرقیہ پر اٹیک کر دیا, اس نے ایئر بیسز کے اوپر اٹیک کر دیا. ہمارے پاس ثبوت ہیں مگر ہم کچھ نہیں کرتے. کیوں بھائی, کس چیز سے ڈرتے ہو؟ یہ صرف ثبوت صرف پریس کانفرنسوں میں دکھانے کے لیے رکھے ہیں. ہماری پالیسی ہمیشہ سے ڈیفینسو رہی ہے, ہم کبھی فینسو نہیں ہوئے. ہم ان ثبوتوں کی بنیاد پر بھارت کے اندر موجود اسٹیٹ سپانسرڈ جو ٹیررسٹ کیمپس ہیں, ہم ان کو اٹیک کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھارت کو بھارت کی زبان میں کیوں نہیں پیغام دیتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ خوف زدہ ہے, ہم ڈرتے ہیں, ہم نیوکلیئر جنگ کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. مودی نہیں چھپتا,
मोदी कहता है मुझे न्यूक्लियर की धमकी नहीं देनी, मुझे आपने ब्लैकमेल नहीं करना। वो जो करता है खुलकर करता है, बेशर्मी से करता है, टका के करता है। और हम जूतियां भी खाते हैं, इल्जामात भी सुनते हैं, बंदे भी मरवाते हैं, सब कुछ करते हैं, और एंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम समझते हैं हमने दुनिया को नैरेटिव दे दिया। तो दुश्मन को दुश्मन की जुबान में बताना पड़ता है, दुश्मन को दुश्मन के तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। ये जो 70 साल से हमने पॉलिसी इख्तियार की है कि हम सिर्फ ये कहते रहेंगे कि वो जनाब बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कर रहा है, क्या ये काफी है? वो तो झूठा इल्जाम लगा के आपसे बदला लेता है, आप सच्चा जो फैक्ट्स हैं उसकी बुनियाद पर उसके गिरबान पकड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते? अब मैं ये तो नहीं कहता पीटीआई वालों की तरह कि यार आप बराए मेहरबानी ये एजाजी ओहदे जरूर रखें, लेकिन साथ में चूड़ियों का तोहफा भी पेश किया करें, कम से कम को जवाब तो दें टिका के। आप इंतजार करते हैं जब तक कि वो आपके मुंह पे चपेड़ नहीं मारेगा, तब तक आप उसको जाके हिट नहीं करेंगे। तो कब तक आप अपना मुंह आगे पेश करते रहेंगे चपेड़े खाने के लिए? दो मुक्के आप भी मारने की हिम्मत करें। तो ये पॉलिसी। अब बिल्लो रानी ने आज मुलाकात की है बड़ी माजरत के साथ, बिलावल साहब बड़े अदब के साथ। पीटीआई वाले इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे थे, तो पीटीआई वालों की जुबान में अब ये मैं कह रहा हूँ कि जो बिल्लो रानी है अब वो जा रहे हैं सफारती मिशन के ऊपर, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सब भारत को कॉपी कर रहे हैं। भारत ने, पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई और उसमें भी तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं किया, उसमें भी पॉलिटिकल लोग डाले। ठीक है, पीपल्स पार्टी के लोग कंपैरेटिवली कुछ ना कुछ मेरिट के ऊपर उतरते हैं, मगर दूसरी जानिब आप ये देखिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी माइनस है इस पूरे खेल के अंदर। और उसके साथ आप इंडिया में जाके देखें, 7 डेलीगेशन हैं, 32 मुल्क हैं, और ऑपोजिशन को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई है। और उन्होंने तमाम बर्रे आजमों को, तमाम कॉन्टिनेंट्स को उन्होंने टारगेट किया है अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। और हम उसके मुकाबले में क्या कर रहे हैं? उन्होंने सरबराह पहली कमेटी और पहले मिशन का वो शशि थरूर को बनाया जो अपोजिशन से ताल्लुक रखता है, कांग्रेस से रखता है। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। अब वो बिलावल साहब जनाब जाएंगे, वो जाकर क्या नैरेटिव बयान करेंगे, कांपे टांगेंगी या टांगे कांपेंगी, गॉड नोस के वो कितना अच्छा केस और मुकदमा लड़ेंगे। बट स्टिल जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए, फील्ड मार्शल साहब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो हिस्ट्री के अंदर अपने आप को एक स्टेट्समैन के तौर पर, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के तौर पर, जहां वो इकोनॉमिक फ्रंट पर लड़ रहे हैं, वो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चरल फ्रंट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो आईएमएफ से डील्स कर रहे हैं, वो इस पॉलिटिकल सिस्टम को चला रहे हैं। वहीं उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि जो 2.5 साल से इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक के लिए, आज़ादी इजहार के लिए जो कुछ उसके साथ किया गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी को एक जाती इंतकाम का निशाना बनाया एस्टेब्लिशमेंट ने, उसको तब्दील करे, उसको रिवर्ट करे, उसको रिवर्स करे। जो हो गया वो हो गया, लेकिन कम से कम इस चीज को बेहतर किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि ये जो एक नया दौर स्टार्ट हुआ है, ये दौर कितना रिलायबल है। सदा बादशाही अल्लाह ताला की है। ना फील्ड मार्शल अयूब खान मुस्तकिल तौर पर रह सके, ना वो आंख का तारा बने, ना वो दिल का तारा रह सके। अच्छा दौर, बुरा दौर सब बंदा एनालिसिस करता है। जब आप इक्तदार में होते हैं तो तारीफें होती हैं, जब आप इक्तदार से उठते हैं तो फिर लोग आपको आपकी असलियत बताते हैं। तो वी आर वेटिंग कि जब आप रिटायर होंगे तो लोग आपके बारे में क्या वही गुफ्तगू करेंगे जो इस वक्त कर रहे हैं। यही उनके लिए एक फूड फॉर थॉट है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।